जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी जो भी इस हमारे गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस को ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और दूसरा उसका उन सभी का अपने इस छोटे से चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। ज़रूरी ये है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह पढ़ें, समझें और समझकर अपनी कोई भी परीक्षा हो, सीटेट, आरटेट, यूपीटेट, उसको क्लियर करें। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि आप लोग मुझसे सीखकर कुछ करेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्या करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से? कुछ नहीं है। जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा। हमारे आपके कहने से ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ हो सकता है। बस एक उम्मीद है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कोई आपको फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं है कि नहीं आप मेरा अगर चैनल देखना चाहते हैं तो आप ये करें। मेरी खुशी थी कि मुझे पढ़ाना है तो मैंने ये काम किया। आपकी खुशी है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इंसान के ऊपर। चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो बहुत छोटी सी एक कोशिश लेकर आई थी कि हाँ मैं बच्चों को सिखाऊंगी और मेरा वो सपना साकार आप लोगों ने किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में बताया था और साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखो, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त दीपक है ना, दीपक रोशनी, दीपक हम दिए जलाते हैं ना दीपावली पर, घरों में भी आरती बाती दिया बाती करते हैं, लाइट चली जाती है तो लैंप भी जलाते हैं, वही प्रदीप्त। जो स्वयं, प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं अपना ही प्रकाश उत्पन्न करें। अब यहाँ पे हमने जब ये पता हमें चल गया कि प्रदीप्त का मतलब है जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करे, तो अप्रदीप्त का मतलब क्या हो जाएगा? जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना करें, क्योंकि आ लग गया, हम हिंदी तो इतना जानते ही हैं। तो सीधे सीधे सिंपल हो गया, जो अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त हो गई, जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते वो अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। अब हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अब आ गया ना कि जो स्वयं अपने आप में ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो स्वयं अर्जित करे, स्वयं अपने आप में ही उस चीज़ को अर्जित करे, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने आप उत्सर्जित करती हैं, यानी कि उसका क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, वे प्रदीप्त हैं। जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है। अच्छा, अब तथा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वो किस पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, किस पर? प्रदीप्त, जो प्रकाशमान, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। जैसे पेड़ पौधों पर भाई निर्भर आ जाते हैं, जीव जंतु निर्भर हो जाते हैं, गाय वगैरह ये सब घास खाते हैं ना, खरगोश है घास खाते हैं, तो ये क्या है, ये हम किस पर डिपेंड हो गए? आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा जीव विज्ञान के अंतर्गत, नहीं पढ़ा तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर डिपेंड होना यानी कि किसी के ऊपर निर्भर होना, वो उसके एक चक्र चलता है, वो उसके ऊपर निर्भर, वो उसके ऊपर निर्भर। तो प्रदीप्त वस्तुओं के ऊपर निर्भर है अप्रदीप्त वस्तुएं, क्योंकि वो अपने प्रकाश से नहीं चमकती हैं। वो कैसे चमकती हैं? वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित। आपतित का मतलब क्या है? जब हमें आपतित का ही मतलब नहीं पता तो हम आगे क्या बढ़ेंगे, आगे क्या सीखेंगे? तो आपतित का मतलब है पड़ने वाला प्रकाश, यानी कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर, पड़ने से या पड़ने पर या होने पर प्रकाशित होती हैं। उनका प्रकाश, जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश जब अप्रदीप्त वस्तुओं पर पड़ता है, आपतित होना यानी कि पड़ता है, तब वो प्रकाशित होती हैं, यानी कि वो चमकती हैं या दिखाई देने लगती हैं। वे वस्तुएं कहलाती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, पृथ्वी
कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? जब हम लाइट जला देंगे तभी तो अंधेरे में हमें ना तो कुर्सी दिखाए, वो एक अंदाज होना, वो हमारा प्रतिबिंब बनना, वो एक अलग चीज़ है। पर ये हमें स्पष्ट कब दिखाई देंगी? जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आ जाता है हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन का मतलब हम पहले समझें। सबसे पहले तो हमें रिफ्लेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, साइंस में तो हम इसे परावर्तन कहते हैं, पर रिफ्लेक्शन का हम अगर और अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें इजी होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी की छाया पड़ना, यानी कि किसी का प्रतिबिंब बन जाना, किसी का प्रतिबिंब बन जाना, किसी के प्रकाश पड़ने पर किसी का प्रतिबिंब बन जाना, या आभास हो जाना। आभास कि हाँ यहाँ पे कोई परछाई आ गई है, जैसे हम खड़े हो जाते हैं और लाइट के द्वारा हमारी परछाई बन जाती है। हम बच्चे क्लास में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपनी घड़ी का वो शीशा होता है ना, उसे इधर उधर करते हैं तो वो ऊपर छत पर प्रकाश बन जाता है और फिर टीचर को दिखाते हैं। मुझे भी कई बच्चों ने दिखाया, दीदी देखो ये कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो प्रतिबिंब बन जाना, आभास हो जाना, या हमें सूचना भी प्राप्त हो जाना, तो ये होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका चित्र बन जाना। अब हमें ये भी पता हो गया, यानी कि उसका चित्र बन जाना, यानी कि उसका प्रतिबिंब बन जाना, किसका? ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का, प्रकाश का। अब आ जाता है, इसको अब हम ढंग से समझते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी कि एक तरफ से, माध्यम या एक दीवार मान लो, या एक जगह मान लो, एक स्थान मान लो, एक स्थिति से या एक माध्यम से चलकर, एक जगह से चलकर, जैसे सूर्य की तरफ से वो चला प्रकाश, भाई सूर्य में ही प्रकाश है तो वो सूर्य की तरफ से, हमने एक उदाहरण ले लिया। प्रकाश कहाँ से चला? सूर्य से चलकर वो दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है। दूसरा माध्यम मानो वो चंद्रमा पर या पृथ्वी पर आकर गिरा। सूर्य का प्रकाश अपने सूर्य से चला प्रकाश, और कहाँ चला? वो माध्यम में, दूसरा माध्यम क्या हो गया? वो कहाँ गिर रहा है? पृथ्वी पर आकर गिर रहा है। पृष्ठ यानी कि भाग पर या दीवार पर या सतह पर आकर आपतित, आ गया ना? आपतित होना यानी कि पड़ता है ना, आपतित होता है। तो प्रकाश का कुछ भाग, अब वो प्रकाश जब पड़ा तो प्रकाश का कुछ भाग या संपूर्ण भाग, या प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उसका कुछ हिस्सा या पूरा ही प्रकाश पहले वाले भाग में, संपूर्ण भाग क्या होता है? पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाता है। भाई अब वो प्रकाश पड़ रहा है पर वो वापस भी तो जाएगा। अगर नहीं गया तो वो अपना सारा प्रकाश अगर पृथ्वी को दे देगा तो पृथ्वी में गर्मी आ जाएगी, सूर्य फिर पृथ्वी जैसा हो जाएगा। यानी कि उसने जब सारी अपनी रोशनी दे दी तो उसके पास क्या बचेगा? सूर्य। फिर सूर्य कहाँ रहेगा? उसकी रोशनी तो सारी चली गई, तो वो वापस वहीं सूर्य पर चला जाता है। तो ये क्या होता है? जब वो वापस लौट जाता है, इस क्रम या इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, यानी कि बदलकर वापस, परिवर्तन हो जाना, परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ परावर्तन कहते हैं प्रतिबिंब का बनना, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये ही रिफ्लेक्शन होता है कि प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ा और पड़ने के बाद वो वापस चला गया और हमें क्या नज़र आया कि सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई दे गया, और दिखाई देने के बाद में वो वापस सूर्य पर ही चला जाता है। इसको कहते हैं परावर्तन, यानी कि आभासी प्रतिबिंब के सूर्य का पड़ गया। सूर्य हमें रोशनी भी दे गया और फिर वापस से वही प्रकाश वो वापस सूर्य पर चला गया। तो ये क्रम क्या कहलाता है? ये क्रम कहलाता है परावर्तन का नियम। अब परावर्तन प्रकाश की मात्रा। अब देखो परावर्तन, सबसे मेन बात ये वाली बात याद रखना कि परावर्तन यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब बना, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो दूसरे पृष्ठ पर, एक पृष्ठ यानी कि सूर्य से, एक उदाहरण दे रही हूँ, इसे ऐसे ही मत लिख देना कि सूर्य का प्रकाश मैम ने बोल दिया, मैंने सिर्फ एक समझाने तुका है। तो जिस प्रकार परावर्तन प्रकाश, यानी कि जो परावर्तन प्रकाश जो पड़ने वाला, परिवर्तित हुआ प्रकाश, यानी कि आया और फिर चला गया, आभास करके चला गया, आभास करके हमें कहते हैं ना आभास हो गया परछाई का। तो प्रकाश की जो मात्रा होती है, यानी कि क्वांटिटी, मात्रा क्वांटिटी जो होती है, वो परावर्तक पृष्ठ की, पृष्ठ का मतलब क्या है? भाग, हिस्सा। भाई किस पर पड़ा है? वो परावर्तन हुआ और परावर्तक, कौन परावर्तक हुआ? वो
पृष्ठ परावर्तक हुआ जिस पर वो पड़ा, वो किस पर निर्भर करता है, डिपेंड किस पर है, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति पर। अब जैसी उसकी स्थिति होगी वो वैसा ही उसी मात्रा में पड़ेगा। अगर वो चिकना है तो चिकनी मात्रा में अधिक पड़ता है ना। आपने देखा होगा, हम जैसे कि कोई चिकना फर्श या मार्बल का पत्थर होता है ना, उस पर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा चिकना, अपना फेस भी कभी कभी हमें दर्शन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिकना। तो जितना चिकना होगा या पॉलिशदार होगा तो प्रकाश की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। और अगर खुरदरा होगा, दरदरा होगा, अब जैसे लकड़ी का है, वुड है ना, लकड़ी है, लकड़ी पे हमें लोहा है, उस पर हमें थोड़ी ना दिखाई दे जाएगा, अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। वो हमें अपना चेहरा, हमें प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब वो कोई चीज़ चिकनी हो, है ना, तो रोशनीदार हो। कभी कभी स्टील की प्लेट पर भी हमें अपने फेस को देख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश उसकी चिकनाई पर, उसकी पॉलिश पर डिपेंड करता है। जितना अधिक चिकना होगा उतना अधिक तेज़ी से पड़ेगा। खुरदरा होगा तो वो खुरदरे पर क्या होता है, खुरदरे पर अल्प तथा सभी दिशाओं में होता है। कम पड़ेगा, कम पड़ने के साथ साथ वो चारों तरफ पड़ेगा ताकि वस्तु क्लियर दिखाई दे। इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ याद रखने की है कि पृष्ठ जितना अधिक चिकना तथा पॉलिशदार होगा, परावर्तित यानी कि जो पड़ने वाला प्रकाश है या परिवर्तित होने वाला प्रकाश है, परिवर्तित कैसे हुआ कि वो भाई पड़ा और पड़ने के बाद फिर वो वापस हो गया, तो चेंज हुआ ना, बदला ना, कि वो पहले आया, आने के बाद फिर वो चला गया है, वो क्या कंडीशन हो गई, परिवर्तन यानी कि चेंज हुआ। तो परावर्तन यानी कि प्रतिबिंब बनाकर वो प्रकाश की उतनी ही मात्रा अधिक होती है तथा खुरदरे पर अल्प तथा सभी दिशाओं में होती है। ये वाली बात तो आपकी अब यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन का हम समझ लें। नियमित यानी कि नियम, नियमित यानी कि लगातार, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर यानी कि लगातार बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब या आभास हो जाना, ठीक है। नियमित यानी कि लगातार। अब इसको हम समझ लेते हैं। जो परावर्तन चिकने समतल, अब देखो सम का मतलब समान और तल का मतलब धरातल यानी कि बॉटम, है ना, जो पृथ्वी की सतह है या किसी की भी दीवार की सतह हो, किसी की भी, वो समान होनी चाहिए। सम का मतलब क्या है, हम सम विषम तो पढ़ते हैं ना, तो विषम यानी कि एक समान ना होना और सम यानी कि समान होना। तो समान धरातल पर पड़ता है, पृष्ठ यानी कि दीवार पर या भाग पर से होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नियमित परावर्तन कहलाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बनना कहलाता है। समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होती हैं। अब देखो समांतर का मतलब क्या है, सम प्लस अंतर, यानी कि समान अंतर में। आपतित मतलब पड़ने वाली किरण, मैंने आपतित का आपको बताया था। आपतित का मतलब क्या है, पड़ने वाली किरण। तो जो सूर्य के प्रकाश की जो रेजेस हैं, किरण हैं, वो समान अंतर में, यानी कि वो पड़ती हैं, धीरे धीरे गिरती हैं या जल्दी गिरती हैं, वो कैसे गिरेंगी, वो समान अंतर में ही पड़ेंगी और फिर क्या होगा, परावर्तित होंगी, यानी कि जो उनका प्रतिबिंब बना। परावर्तित का मतलब आभासी जो प्रतिबिंब बना या प्रतिबिंब जो बना जिन किरणों का, अब रेजेस का ही तो वो भाई प्रतिबिंब बनना है, परस्पर वो एक दूसरे के, एक तो पड़ने वाली किरण और परावर्तित किरण यानी कि प्रतिबिंब बनने वाली किरण, दोनों आपस में समान अंतर होती हैं, यानी कि समान अंतर में होती हैं। अब हमारा देख लेते हैं। देखो ये नियमित परावर्तन का मैंने एक चित्र बनाया है। ये आप मान लीजिए एक समतल पृष्ठ है, यानी कि समतल एक दीवार है, एक धरातल बिल्कुल एक समान है। अब यहाँ मान लो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से सूर्य की किरणें गिर रही हैं। अब देखो ये सारी किरणें समान अंतर में गिरेंगी, यहाँ इससे ये सारी समान अंतर में यहाँ पर गिरी। कहाँ पर गिरी, पृथ्वी पर गिरी। अब गिरने के बाद क्या होगा, गिरने के बाद वो वापस लौटेंगी। हमने क्या कहा,
वो अपने एक माध्यम से चलकर वो दूसरे माध्यम में वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं नियमित परावर्तन। नियमित में क्या है? वो समान धरातल होना चाहिए, जो तल है यानी कि पृष्ठ है या भाग है या दीवार है वो एक सी होनी चाहिए। जब एक सी दीवार पे ये पड़ा और पड़ने के बाद ये वापस चला गया, है ना, ये पड़ा, ये तो हो गया आपका क्या? आपतित किरण, और ये परावर्तित हो गई यानी कि पढ़कर जो प्रतिबिंब बन के वापस चली गई, ये प्रतिबिंब बन गया, इससे पड़ी और ये इसकी हमें दिखाई दे रही है, ये इसका प्रतिबिंब यानी कि आभास हमें हो जाता है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? अब आ जाता है हमारा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे डिफ्यूज भी कहते हैं। अब डिफ्यूज का मतलब हम पहले समझ लें कि डिफ्यूज माने क्या होता है। तो डिफ्यूज का मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ। डिफ्यूज कहते हैं चारों तरफ जो फैला होता है उसको डिफ्यूज कहते हैं। अब डिफ्यूज इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि चारों तरफ फैला है। और अनियमित क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो खुरदरे पर पड़ेगा वो कम पड़ेगा। खुरदरे पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या किसी भी चीज का प्रकाश पड़ेगा वो क्या होगा? वो कम, अल्प मात्रा। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्पायु कहते हैं ना, यानी कि कम आयु। तो वैसे ही अल्प पड़ेगा यानी कि कम पड़ेगा, और कम पड़ने के साथ साथ वो क्या होगा? वो चारों दिशाओं में पड़ेगा। हम नियम पढ़ चुके हैं, खुरदरे पर अल्प तथा सभी दिशाओं में होता है। तो इसीलिए जब ये खुरदरे पृष्ठ यानी कि खुरदरी दीवार से होता हुआ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अनियमित विसरित परावर्तन कहलाएगा, यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब आप याद रख लीजिए, डिफ्यूज इंग्लिश का वर्ड, इसे मीनिंग को याद कर लीजिए। डिफ्यूज का मतलब होता है चारों तरफ पड़ने वाला या चारों तरफ होने वाला या चारों तरफ घिरा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे वो जब चारों तरफ डिफ्यूज उन्होंने दे दिया तो हमें कुछ समझने की और कहने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो सीधे सीधे डिफ्यूज से निकाल लिया। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब चारों तरफ बनने वाला या पड़ने वाला प्रतिबिंब या बनने वाला प्रतिबिंब। तो वह परावर्तन जो खुरदरे पृष्ठ दीवार से होता है अनियमित या विसरित परावर्तन कहलाता है। इसमें अब क्या है? समान अंतर, यानी कि समान अंतर में आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें समांतर, परस्पर समांतर नहीं होती हैं। अब देखो अनियमित है तो समांतर, खुरदरे पर अल्प पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, कम पड़ने के बाद वो चारों दिशाओं में पड़ रहा है, तो वो चारों दिशाओं में पड़ेगा तो उल्टा सीधा ही तो बनेगा। वो सीधा सीधा तो वो भाई सीधा सीधा बना तो वो सीधा सीधा गया। जब वो उल्टा सीधा बने पड़ेगा, प्रकाश चारों तरफ से पड़ रहा है, इधर से भी इधर, चारों तरफ से आपके ऊपर तीर पे तीर छोड़े जाएं, है ना, तो कहीं एक ही स्थान को थोड़ी ना घायल करेंगे या उसी रेखा में घायल करेंगे, नहीं। जब चारों तरफ से पड़ेंगे तो वो आपकी बॉडी को चारों तरफ से ही घायल करेंगे। मान लो ये दीवार है, सपोज करो ये आपका एक बॉडी है, यहाँ से तीर छोड़े गए, चारों तरफ से छोड़े जा रहे हैं। अब चारों तरफ से छोड़े जाएंगे तो वो चारों तरफ ही तो फैलेंगे, वो एक तरफ थोड़ी ना फैलेंगे। तो ये एक दीवार है, अब दीवार पे यहाँ से यूं पड़े, अब भाई वो चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वो चारों तरफ ही फैलेगा, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, उसकी मर्जी है, अब उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चाहे जहाँ से चला जा सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा अनियमित परावर्तन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आ जाता है हमारा समतल दर्पण। अब देखो समतल, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ समतल का मतलब। समतल का मतलब यानी कि समान, जिसका तल हो एक सा हो, जो एक सा तल हो, जैसे धरती है, कुछ भी ले लो, शीशा है, कोई भी वो चीज़ समान होना, एक सी होना। फर्श है, ज़मीन का फर्श है, वो एक सा होता है। तो ये, और दर्पण यानी कि हम दर्पण किसे कहते हैं? बहुत आपने गाने वगैरह भी देखा होगा, है ना। तो ये दर्पण यानी कि शीशा, यानी कि हम जिसमें अपना आईना देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं।
तो समतल यानी कि समान एक सा दर्पण। अब एक सा दर्पण कैसे हो सकता है? नियमित परावर्तन में हम पढ़ के आ रहे हैं, जो चिकना होगा पृष्ठ, जिसका दीवार चिकनी होगी, जिसका भाग, पृष्ठ का मतलब भाग या दीवार जो चिकनी होगी, वो तो हो गया समतल दर्पण। अब कलई करके, अब उसके एक भाग को, समतल दर्पण के एक भाग को हमने कलई, कलई का मतलब क्या होता है? कलई का मतलब होता है, गांव में कहते हैं कलई यानी कि सफेदी करना, मतलब उसको पीछे से रंग दिया। एक भाग को हमने उसे परावर्तक बना दिया। परावर्तक कैसे बनाया कि भाई उस पर प्रकाश पड़ेगा, भाई हमने उसका चिकना हिस्सा है उस पर प्रकाश पड़ेगा, तो वो परावर्तक हमने बना दिया, प्रकाश पड़ा तो वो परावर्तक पृष्ठ हो गया, और वही परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाया? दर्पण कहलाया। अब वही प्लेट यानी कि वही परावर्तक यानी कि किसी चिकने पृष्ठ या कलई यानी कि सफेदी किए हुए उस परावर्तक पृष्ठ या प्लेट पर अगर समतल हो, वो प्लेट कैसी हो? समतल हो, तो वो क्या कहलाएगी? समतल दर्पण कहलाएगी। पर समतल होना यानी कि एक समान होना, मेन बात है, बस इतना याद रखो, एक समान होगा तभी उस पर एक समान ही नियमित ही पड़ेगा, तो एक समान होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर खुरदरा होगा तो वो समतल दर्पण नहीं होगा। अब आ जाता है हमारा समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। समतल, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर, समांग यानी कि मांग, मांग सीधी निकालते हो ना आप लोग, सिर में अपने बाल काटते हो तो मांग होती है, मांग क्या होती है? सीधी लाइन। तो समांग यानी कि एक समान जो लाइन होती है माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराता है। एक माध्यम से चला और दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराए, यानी कि एक माध्यम पे से दूसरे, पृथ्वी पर सूर्य से चला, पृथ्वी पर टकराया और टकराकर कुछ या संपूर्ण भाग लौटकर वो वापस वही चीज आ रही है, लौटकर प्रथम माध्यम में वापस चला जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? यह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें मुझे समझाने वाली कोई बात नहीं है। तथा प्रकाश जिस पृष्ठ से परावर्तित होता है यानी कि जहां से वो परावर्तित होता है यानी कि बदलता है या प्रतिबिंब बनाता है, वह पृष्ठ क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, जहां वो प्रतिबिंब बना रहा है तो वो परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो उसी पर से बन रहा है ना, वहाँ से वो पृथ्वी पर टपका और टपकने के बाद वो ऊपर वापस फिर से उड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो पृष्ठ क्या कहलाया? परावर्तक पृष्ठ कहलाया। अब देखो, इसको देख लो, यहाँ पे दर्पण M2, आपतन बिंदु B, आपतित किरण AB, अभिलंब NB के बीच बना आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण BC, अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण यानी कि R। अब आप कहेंगे हमें समझ में नहीं आया, ये क्या बकर बकर दीदी ने एक साथ बना दिया। अब इसको हम यहां समझ लेते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम आपको अभी समझाते हैं। देखो, ये एक, मान लो एक दर्पण है, यह एक दीवार है, तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, एक हिस्से को हमने M1 नाम दे दिया, दूसरे को हमने M2 नाम दे दिया। अब जो इसका मिडिल है यानी कि बीच का जो सेंटर है, सेंटर क्या हो गया? हमने सेंटर को भी तो कोई नाम देंगे, सेंटर यानी कि जो बीच का भाग है ना, केंद्र जिसको कहते हैं केंद्र बिंदु, एक बीच का भाग, उसको हमने B नाम दे दिया। ठीक है। अब यहाँ से सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से, किरण रेजेस यहाँ से चली, यानी कि ये पड़ने वाली, सूर्य से पड़ रहे, भाई सूर्य से ही तो निकल रही है ये किरण, तो ये तो हो गई आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण कौन सी हो गई? पड़ने वाली किरण। तो A और B हो गया। ठीक है। अब यहाँ से वो सेंटर से होके वो वापस अपने ही माध्यम यानी कि सूर्य के पास ही वापस लौट रहा है, तो ये क्या हो गई? प्रतिबिंब वाली किरण हो गई, तो परावर्तित किरण हो गई। अब इसके और इसके बीच जो बना वो I बना, इसके बीच बना वो R, यानी कि अभिलंब N और B। अब आप कहेंगे अभिलंब क्या है? तो सबसे पहले अभि प्लस लंब, लंब का मतलब होता है लटकना, तो जो क्षैतिज से होकर शीर्ष पर जाता है, ऊपर शीर्ष पर शिखर पर जाता है की ओर जाकर, है ना, समान दो समकोण बनाता है। देखो यहाँ से गया और ये इसका रिफ्लेक्शन पड़ा यहाँ पर, तो यहाँ एक ये समकोण बना। अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर यानी कि रिफ्लेक्शन पड़ा, वो वापस गया, तो यहाँ एक समकोण बना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए और इसको कहते हैं अभिलंब। जो दो
समान एक बगल एक दूसरे से, यानी कि दो एक शीट्स पर क्या करें, वो एक समान दोनों ओर समकोण बनाते हों। जो दोनों इधर से आया तो ये देखो यहाँ आई का समकोण बन गया, इधर से गया तो वो सी ए बी सी, और ये ए बी, और ये क्या हो गया आई समकोण बना, यहाँ पे आर समकोण बना। तो ये क्या हो गया, जो दोनों तरफ समकोण बनाए उसको कहते हैं अभिलंब, यानी कि एन पड़ने वाला प्रकाश या प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर यहाँ से वापस गया तो ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो यहाँ से यहाँ ये समकोण बना और यहाँ से यहाँ ये समकोण बना। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब परावर्तन के नियम, तो आपतित किरण यानी कि पड़ने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि प्रतिबिंब बनने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु कौन सा हो गया, बी यानी कि सेंटर। अभिलंब और अभिलंब, सेंटर और अभिलंब ये एक ही पृष्ठ में होते हैं, एक ही भाग में बनेंगे। अलग अलग भाई जिस पर पड़ रहा है उसी पर से ही तो वापस जाएगा, अपने माध्यम में जहाँ से आया वो वहीं जाएगा, तो एक ही माध्यम में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही दीवार पर होते हैं। अब दूसरा क्या है, आपतन कोण यानी कि पड़ने वाला किरण, और परावर्तन कोण यानी कि जो वापस प्रतिबिंब बना वो वाली कोण, ये वाला ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। समकोण कितने का होता है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये समकोण बना, ये समकोण बना, यानी कि I बराबर R, ये वाला कोण बराबर है ये वाला कोण। यहाँ पर आपका परावर्तन का नियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।